Hello everyone, welcome back to the next lecture of Atomic Structure Crash Course. तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी तो कवर कर ली थी एंड कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीपीपी का डिस्कशन. ठीक है, तो चलिए उन होमवर्क क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव माइंड एंड अपने गोल को, अपने टारगेट को याद करते हुए, याद रखते हुए कि ये हार्डवर्क, ये एफर्ट आप क्यों लगा रहे हैं और ये कंसिस्टेंटली लगाते रहना है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हुए हैं सुबह के 5:45. ठीक है, तो 6 बजने वाले हैं एंड यस, आई एम अवेक सिंस 4 AM. तो आप लोग भी अगर सुबह का रूटीन थोड़ा फॉलो कर सको तो आई थिंक काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह एनर्जी भी हाई होती है और गोल भी एकदम क्लियर दिखता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई फ़ोन कॉल, कोई बुला नहीं रहा आपको, कुछ नहीं होता है. तो सुबह का समय पढ़ने के लिए, कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए बहुत अच्छा रहता है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए. तो लास्ट क्लास में जो आपको ये वाला क्वेश्चन था, है ना, when the value of azimuthal quantum number is 3, the maximum and the minimum values of the spin multiplicities are. देखिए, आपको मैंने बताया था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है. स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है आपके पास, कितना होता है, 2s + 1. ओके, तो ये जो s है, व्हाट इज दिस इज टोटल स्पिन. तो जब हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है 3, तो हमारे पास दिया गया l = 3. तो l = 3 का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 SPDF. फाइन. तो दिस इज योर f सब शेल की बात हो रही है. तो बेटा f सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है, तो आप 7 ऑर्बिटल बना दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल्स आ गए मेरे पास. अब मैक्सिमम और मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटीज के लिए देखिए, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम करनी है, हंट्स रूल क्या बोलता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कब होती है, जब सारे डब्बे आधे आधे भरे होते हैं. ठीक है, सारे पहले सिंगली फिल करने हैं, उसके बाद पेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे. तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए सबको सिंगल सिंगल फिल कर दो. ओके, ये आ गया आपके पास. तो यहां पे टोटल स्पिन कितना रहेगा आपके पास, कितना बेटा, टोटल कितने हैं, देखो हर एक का हाफ होगा, तो 7 ऐसे, 7 × 1/2, तो 7/2. इसलिए 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 7/2 + 1, दैट इज 8. तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो आ रही है वो आपकी 8 आ रही है. तो पहला ऑप्शन आउट हो गया, सी ऑप्शन भी आउट हो गया, है ना. अब बी और डी में देखते हैं. अब इसी को मिनिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए चेक किया जाए. मिनिमम मल्टीप्लिसिटी कब होगी यार, एफ में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो हो, है ना, क्योंकि अब अगर इसके बाद में पेयरिंग करता रहूंगा, ठीक है, अगर मैं पेयरिंग करता रहूंगा, मान लीजिए, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन एफ में रखेंगे तो बात ही नहीं आएगी. फिर l = 3 कैसे डिफाइन होगा, l = 3 का मतलब है ना कि एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन था. ओके, तो 0 इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन ऑप्शन. अच्छा, 1 अगर मैं रखता हूं तो एस की वैल्यू होगी हाफ. ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सबकी पेयरिंग करवा के देखते हैं. तो बच्चे, अगर हम सबकी पेयरिंग करवा दें, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैं कर दूं, जैसे यहाँ पे 7 थे, यहाँ अगर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स कर दूं, नाउ इसका टोटल स्पिन कितना आएगा, क्योंकि सारे स्पिन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है तो उसके साथ जो दूसरा उसका माइनस हाफ है ना. पेयर में क्या होता है, स्पिन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर आप ऐड करोगे तो टोटल स्पिन आ जाएगा 0. तो 2 × S + 1 कितना आ जाएगा, 2 × 0 + 1, दैट इज 1. तो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम कितनी आ रही है यहाँ पर आपकी, 8 and 1. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. एंड सेकेंडली, अगर आपको ये क्रैश कोर्सेज हेल्पफुल लग रहे हैं, डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, बिकॉज आप इनको कभी भी देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं. फिर आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, आप चाहे 11th से 12th मूव कर रहे हैं और आपको 11th रिवाइज करनी है, देन इट्स बेनिफिशियल. आप राइट, तो आपको ऑप्टिमम कैसे यूज करना है, दैट्स अप टू यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, मतलब थर्ड शेल की बात हो रही है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कैन हैव. बेटा जब n = 3 होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आती हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, देखिए, n हो गया शेल, l हो गया सब शेल,
और m जो है वो बताता है नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए तो n इज इक्वल टू 3 के लिए आपका l की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0, 1 एंड 2, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब आपका l 0 होता है तो m की वैल्यू भी 0 होती है। जब 1 होता है तो m की वैल्यू -1, 0, +1, और 2 के लिए m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो बताइए कितनी आ रही हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले पा रहा है, 5 वैल्यू ले पा रहा है, राइट। ठीक है, तो ओके, बट आई थिंक उन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा, ये 5 है यहाँ पे, ये 3 और ये 1 है, तो टोटल 9 वाला आंसर फिर आएगा, क्योंकि 5 वाला ऑप्शन उन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है। इट मीन्स नाउ दे आर आस्किंग अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कि आप l इज इक्वल टू 0 के लिए भी देखिए, 1 के लिए भी देखिए और 2 के लिए भी देखिए, राइट। क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड शेल। थर्ड शेल के लिए मैं 3s भी लिख सकता हूँ, 3p भी लिख सकता हूँ और 3d भी लिख सकता हूँ। ओके, तो 3s के लिए ये वाला आ जाएगा फैक्टर, 3p के लिए ये वाला आ जाएगा और 3d के लिए ये आ जाएगा। तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल, सिंपल। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज 2.83 बोहर मैग्नेटन। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी होती है √n इंटू n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटन। और ये अगर आपको 2.83 दिया गया है तो आप इसका बेटा स्क्वायर करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, राइट। ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। तो बेटा अगर हम आयरन के लिए लिखें तो आयरन की जो Z की वैल्यू दैट इज 26, तो आयरन की कन्फिगरेशन क्या होती है, 4s2 3d6। तो बेटा Fe2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में ये 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ये निकाले जाएंगे, तो ये बन जाएगी कन्फिग्रेशन 4s0 3d6। तो 3d में 6 हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 अनपेयर्ड रह गए। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 4 आ गई, 4 नहीं चाहिए थे हमें, तो 2 चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड वन, निकल 2 पॉजिटिव। बेटा निकल के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, आयरन कोबाल्ट निकल 28 है ना, तो 28 के लिए मतलब है कि 4s2 3d8। तो यहाँ पर अगर आप निकल 2 पॉजिटिव करते हैं तो उसमें भी कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s0 3d8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 में तो पेयरिंग होगी, लास्ट के 2 अनपेयर्ड बच गए, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, तो आंसर तो ये आ जाएगा। अब बाकी केस भी देख लेते हैं। अगर आप मैंगनीज के लिए लिखेंगे तो Z इज इक्वल टू 25 और ये आता है आपका 4s2 3d5, और यहाँ पर आप मैंगनीज 2 पॉजिटिव करते हैं तो वो बन जाएगा आपका 4s0 एंड 3d5। तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है। और वैसे लास्ट अगर आप कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए करते हो तो कोबाल्ट के लिए Z इज 27, तो 4s2 3d7, एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की बात हो रही है तो 4s0 3d6, तो n इज इक्वल टू 4 जस्ट लाइक Fe2 पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक ऑर्बिटल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख पाएंगे, क्योंकि स्पिन की 2 ही वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो जितनी स्पिन की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी उतने ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रख पाएंगे, तो ताकि सबका एक यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर रहे। चलिए 2 रखे हैं, और 2 रखेंगे तो दोनों ऑपोजिट स्पिन में रखनी है। ये नहीं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए और आप बोल दीजिए सर ऐसे रख दें क्या, नहीं, दोनों ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए, तभी हर एक इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स बनेगा। यहां पर सही है, हाँ जी सही है, ये सही है, सही है। आप बोलोगे सर ये तो इन्होंने सिंगल सिंगल भरने चाहिए थे, पहले 1 2 3 ऐसे करके करना चाहिए था, फिर पेयरिंग करनी चाहिए थी, तो सर ये वायलेट कर गया। नहीं, दिस डजंट वायलेट पॉलीज, दिस वायलेट्स हंट्स रूल। ठीक है, हंट्स बोलता है कि पहले सिंगल सिंगल भरो उसके बाद पेयरिंग करो, तो ए ऑप्शन आपका हंट्स का वायलेशन है। ठीक है, और बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में यहाँ पेयरिंग कर दी, ठीक है।
और देखो 1 2 3, ये 1 और 3 तो अप है, पर जो 2 है वो डाउन है। पैरेलल स्पिन होना चाहिए था, हंड्स रूल, तो ये वाला भी हंड रूल का वायलेशन हो गया, बी वाला भी। सी वाले में देखो 2 हैं इलेक्ट्रॉन पर दोनों सेम स्पिन के साथ हैं, यार ये अलाउड नहीं है ना, तो यस दिस इज द आंसर, ये पॉलिस का वायलेशन है। और अगर आप डी की बात करें तो डी इज फाइन, बट डी एक एक्साइटेड स्टेट को बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसको भरे बिना आप आगे चले गए। भाई साहब इसको भरे बिना आप आगे कैसे जाएंगे, एस को भरे बिना पी में कैसे जाएंगे? ये तो यही मतलब हुआ कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पर 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया गया, तो ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑफ बाउ प्रिंसिपल बोलता है कि यार सबसे पहले लोअर एनर्जी को भरो, फिर उसके बाद ऊपर वाले एनर्जी शेल्स को फिल करो। यहाँ पर 2s को भरा है, उसके बाद 2p में देखिए, अब 2p में क्या किया उन्होंने। अब अगर आप 2p की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये क्या ऑफ बाउ का वायलेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये और ये ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे हैं, तो आपने यहाँ पेयरिंग करवा दी और यहाँ नहीं भरा, इससे ऑफ बाउ का कोई रिलेशन नहीं है। ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग देखिए 2p के तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे होते हैं, डी जनरेट होते हैं, है ना। तो आप 2p में एक को भर रहे हो, तीनों को भर रहे हो, 2 को भर रहे हो, ऑफ बाउ बोलता है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ता पड़ेगा 2s और 2p में किसको भरा जा रहा है, 2s को पहले भरेंगे क्योंकि वो लोअर एनर्जी का है। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका ऑफ बाउ को वायलेट नहीं करता, दिस इज हंड्स रूल वायलेशन, कि बिना सिंगल सिंगल भरे हुए आपने पेयरिंग करवा दी। बी ऑप्शन को देखिए, ठीक है, बी तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, पहले सिंगल सिंगल 3 थे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई, ये तो परफेक्ट है, कोई वायलेशन यहाँ पर नहीं है। सी में अगर आप देखेंगे तो ये पॉलिस का वायलेशन है, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में डाल दिया। हाँ डी इज द ऑफ बाउज वायलेशन, क्योंकि 2s को भरे बिना आप 2p को भरने लग गए, ठीक है, तो आंसर इज डी। ओके चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैव द हाईएस्ट एक्सचेंज एनर्जी। देखिए एक्सचेंज, जब हम बात करते हैं ना एक हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन की, यार एक हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन या एक फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन से स्टेबल क्यों होती है? 2 रीजन होते हैं, एक सिमिट्री और एक एक्सचेंज एनर्जी। बेटा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है देखिए, और जैसे यहाँ पर ये 5 आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, 5 में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं, आपस में अदला बदली कर सकते हैं ना, कि भैया तू मेरे डब्बे में आ जा, मैं तेरे डब्बे में आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक्सचेंज एनर्जी आपकी ज़्यादा होती है, दैट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। अब हाईएस्ट एक्सचेंज एनर्जी तो ऑब्वियसली बात है यार, जो सारे उसमें होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज हो पाएंगे, क्योंकि पूरा ही भरा हुआ है, राइट। कभी ये 2 आपस में कर गए, कभी ये 2 आपस में कर गए, तो ठीक है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैव 0 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 2s+1 आपको 0 चाहिए, तो उसके लिए s की वैल्यू कितनी चाहिए आपको बेटा? -12, राइट, -12 चाहिए ना, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं जो अपवर्ड है इसको अगर हम +12 माने और डाउनवर्ड को हम -12 माने, तो उसके बाद तो तीनों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, इसका तो s तो आपका 3/2 हो रहा है, क्योंकि हाफ 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 ऐड हो गए। इस वाले में क्या हो रहा है? 2 ऐड हो रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलो ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों, 1 बचा, तो क्योंकि वो अपवर्ड है तो उसको मैं +12 मान लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और 1 बचा, तो डाउनवर्ड को हमने -12 लिया, मतलब जस्ट फॉर, ऐसा नहीं कि अपवर्ड को भी +12 लेना है, बट ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया। डी वाले में क्या है, तीनों डाउन है, तो -3/2 आ जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट वन, चलो ये होमवर्क क्वेश्चन तो हो गए। नाउ लेट्स कम टू द डीपीपी डिस्कशन। तो अब हम बात करते हैं डीपीपी की, एंड आई होप कि आप लोगों ने डीपीपी पूरा सॉल्व कर भी लिया होगा, एंड सारे समझदार हो तो सही आंसर भी निकल गए होंगे सबके, राइट। चलिए तो शुरू किया जाए डीपीपी डिस्कशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें फालतू इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करें,
क्योंकि फालतू की जो इन्फॉर्मेशन है या उसका लैंग्वेज है या कुछ टिपिकल टर्म्स यूज़ की होती हैं वो आपको कंफ्यूज करती हैं। तो बेटा लैंग्वेज और इंग्लिश के चक्कर में परेशान या कंफ्यूज नहीं होना है। लुक एट द डेटा पॉइंट्स, ठीक है, उनको कनेक्ट कीजिए और समझिए कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या गया है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट, ठीक है, 000 पे न्यूक्लियस होता है आपका। Okay, the probability of finding an s orbital electron in a tiny volume around x is equal to a, y is equal to z is equal to 0। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये आप में x is equal to a पे यहां पर आ गया, आप y भी 0 है और z भी आपका 0, मतलब आप एक लेंथ के अलॉन्ग उसको ढूंढ रहे हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। y भी 0 है, z भी 0 है, तो बेटा आप अपने इलेक्ट्रॉन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फाइन चलेगा। इज 1 इंटू 10⁻⁵, तो इस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है तो 1 इंटू 10⁻⁵ है, फाइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द सेम साइज वॉल्यूम अराउंड दिस। अगर मैं y इज इक्वल टू a कर दूं, ठीक है, x को भी 0 कर दूं, z को भी 0 कर दूं, तो देखो इसमें होता क्या है, आपका s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या है, स्फेरिकल का मतलब ये है कि न्यूक्लियस अगर आप चलोगे तो जितना ही एक्स एक्सिस में उतना ही वाई में उतना ही जेड में है। स्फेयर को आप न्यूक्लियस से चलेंगे, आप किसी भी एंगल में जाएं, स्फेयर तक पहुंचने के लिए आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अरे मतलब रेडियस सेम है ना, गोले का रेडियस तो सेम है, तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ चलूं, वाई में चलूं, जेड में चलूं, रेडियस तो सेम है, राइट। तो एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो सेम प्रोबेबिलिटी इन ऑल द डायरेक्शंस, अगर डिस्टेंस मेरा सेम है तो इसलिए सेम प्रोबेबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस एट सेम डिस्टेंस, राइट। तो चाहे मैं y इज इक्वल टू ए पे कैलकुलेट करूं या इवन z इज इक्वल टू ए पे भी कैलकुलेट कर लूं, मेरा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम आएगी। तो 1 इंटू 10⁻⁵ ए ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस फंडामेंटल उसके ऊपर बेस था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, द लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज विल हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। देखिए फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है लास्ट लाइन, ठीक है। लास्ट लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी से गिरेगी, तो इन्फिनिटी से, और क्योंकि बाल्मर है तो बाल्मर का मतलब है n इज इक्वल टू 2 पे गिरेगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में गिरता है तो उसको लाइमन बोलते हैं, n इज इक्वल टू 2 पे मिलता तो बाल्मर, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको ये कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r(z²) 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पर आप पुट कर लीजिए इनको डेटा को, एंड 1/λ की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, और फ्रीक्वेंसी पूछा है ना आपको, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ओके। तो यहां से आप न्यू निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी, है ना, तो न्यू कितना रहेगा, c/λ, तो न्यू इज इक्वल टू c/λ या c इंटू 1/λ। तो बस इस एक्सप्रेशन में अगर आप c से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। सॉल्व जब आप करेंगे तो बाकी का सारा कैलकुलेशन है, n1 n2 मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। n2 की वैल्यू आपको यहाँ पे इन्फिनिटी डालनी है, n1 की वैल्यू आपको 2 डालनी है, डन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके इनको मार्क भी करते चलते हैं, आगे के क्वेश्चन में आई इंश्योर कि हम नंबरिंग मार्क कर लें, 1 2। Now this is question number 3. If the electron falls from n is equal to 5 to n is equal to 4 in the hydrogen atom, then emitted energy is, अरे यार ये तो बच्चों वाली चीज़ होगी ना, n is equal to 5 से 4 की एनर्जी डिफरेंस निकाल लो ना, सिंपल, ठीक है। n is equal to 5 और पूछे भी सारे ऑप्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जैसे 4 तक का तो मैंने आपको गिनाया होता, -13.6 -3.4 -1.51 -0.85, ठीक है। तो फोर्थ का तो आपको 0.85 पता ही हुआ है, तो एनर्जी ऑफ द फोर्थ शेल इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी ऑफ द फिफ्थ कितना आ जाएगा, -13.6 डिवाइड बाय 25, सिंपल, ठीक है। या
चलो इसको -0.85 को भी आपको पता नहीं है, ये -13.6 डिवाइड बाय 16 इतना होता है। बस डिफरेंस लेना आपको, सॉल्व करके आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कितना होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, एक 0.85 है और ऊपर जाओगे फिफ्थ में तो उसकी एनर्जी उससे भी कम होगी, राइट। तो ये वाला ऑप्शन तो बेटा बिल्कुल भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि 0.85 से तुम 0 पे भी चले जाओगे, मतलब यहां पर आपका 0.85 है, ठीक है, और ये आपका इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 है, ये पूरा गैप भी 0.85 का होता है, मतलब फोर्थ शेल से इन्फिनिटी का। तो बेटा फोर्थ से फिफ्थ का गैप तो बहुत ही छोटा होगा ना उससे कंपैरिजन में, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल आउट होगी, ये तो आपको पता होना चाहिए। एंड 0.65, ठीक है, सोच सकते हैं 12.09 सवाल ही नहीं है, तो आपको ऑप्शन ही बचती है यार कि ए और डी में से ही कोई एक आंसर होगा, तो सॉल्व करेंगे आपका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच, क्या होता है, फोटॉन्स कम आउट, बिल्कुल भी नहीं, फोटॉन्स कम आउट बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ अ मेटल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द, हाँ अब देखिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी है कि मेटल इज कमिंग आउट, सॉरी इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट ऑफ मेटल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी यस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट वेव, नहीं यार इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ अ मेटल विद डिफरेंट वेलोसिटीज। हाँ अब देखिए उन्होंने यहाँ लिखा था विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या हर एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा मेटल से सेम वेलोसिटी से निकलेगा, नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू कितनी है वो हमें पता होता है, पर मैंने ऐसा कभी नहीं आपको कहा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी सेम होंगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जैसे 500 रुपये आपको मैंने दिए, 300 रुपये की आप बुक लेके आगे, मैक्सिमम आपके पास 200 बचेंगे, बट अगर आपने 10 रुपये के गोलगप्पे खा लिए तो बेटा आपका 200 नहीं बचेंगे, फिर 190 बचेंगे। तो मैं तो आपको मैक्सिमम बता सकता हूँ कि यार मैक्सिमम इतना बच सकते हैं, अब आके तुम मेरे को कितना वापस करोगे, रिटर्न करोगे, वो डिपेंड करता है तुमने गोलगप्पे खाए, चॉकलेट खाई, क्या खाया, राइट, ओके, या सब कुछ ही खा लिया और कुछ भी नहीं वापस करोगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद डिफरेंट वेलोसिटीज, हाँ नॉट ग्रेटर देन अ सर्टेन वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होती है, वो कितनी होती है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, ठीक है, तो के ई मैक्स की जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज एच एन टू न्यू माइनस न्यू नॉट, बस ये मैक्स वैल्यू आपको पता होती है कि भैया इसके ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है, और इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, तो डी ऑप्शन इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द एजीमुथल। अब देखिए नॉट करेक्ट पूछा गया है तो ध्यान देना, कई बार बच्चे जल्दबाजी में इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। शेप, हाँ एन आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एनर्जी और साइज के बारे में, एल शेप के बारे में, एम ओरिएंटेशंस के बारे में, ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो सही है। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक, हाँ जी ये भी सही है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atomic orbital of a multi-electron system depend on the principal quantum number, नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए it depends on n plus l, पता है ना आपको, तभी तो अब 1s फिर 2s फिर 2p, राइट, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग है, पर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए 2s और 2p सेम है, क्योंकि n इज इक्वल टू 2, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तो सी ऑप्शन बेटा आपका इसमें गलत आ गया, राइट, यस। चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कर लेंगे इस राउंड में, ठीक है, देन आई जस्ट, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 था, 6, रिडबर्ग क्या है यार, आर की वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है, देखिए ऑल्सो कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यस 109678 पर सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, है ना, पता है ना आपको, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो बेटा ये जो वैल्यू है 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, इसका तो कोई यूनिट नहीं निकलेगा, तो आर जेड स्क्वायर में जेड भी एक वैल्यू है, तो आर किसके बराबर आपके यूनिट्स आएंगे 1/लैम्डा, है ना, आर क्या होता है 109678 पर सेंटीमीटर, तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ के बराबर नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, तो यूनिट ऑफ वेव नंबर एंड 1 रिडबर्ग इक्वल्स टू
10967 पर मीटर नहीं आता, ये पर मीटर नहीं है, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी एंड नहीं, यूनिट ऑफ एनर्जी भी नहीं है, इट इज वेव नंबर। वेव नंबर तो है ये 1/λ, उसकी यूनिट है। एंड ठीक है, तो इट्स रीडबर्ग कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। सिर्फ ये ऑप्शन आपका सही आ रहा है, बाकियों में थोड़ी थोड़ी गलती है। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये तो आपको यार ये रटा ही होता है सबको बच्चों को, है ना। एन में आपके पास ऑर्बिटल कितने आते हैं, एन स्क्वेयर। जब जैसे अब एन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो एन स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास 4। कैसे, 2 के लिए आपका 2s आ जाएगा, 2s में एक डब्बा, और 2 के लिए 2p भी आ जाएगा, 2p में 3 डब्बे, तो हुए ना 4। 3 के लिए 3s 3p 3d, 5 6 7 8 9, है ना। तो n जब भी होता है आपका, तो n स्क्वेयर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ठीक है। और इन अ शेल नहीं, इन nth शेल, ओके, सिंपल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है तो n स्क्वेयर, फाइन। चलिए कहाँ चलेंगे अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कहाँ चलेंगे नाउ। द स्पेक्ट्रम ऑफ, अच्छा एंड वन मोर थिंग, थोड़ा सा अपडेट देते रहा करो, फीडबैक देते रहा करो, आप लोगों को कोर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोई पुराने बने हुए कोर्सेज नहीं है, मतलब, राइट। एंड आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आपको समझ आए, अच्छे से क्लैरिटी हो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं, उसके आसपास का भी फंडा सारा क्लियर हो जाए। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट रेंजिंग फ्रॉम रेड टू वायलेट इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसमें कोई गैप नहीं होता। विबग्योर, जब भी आप रेनबो देखते हैं, सारे कलर्स कॉन्टिन्यूटी में चेंज हो रहे होते हैं, बीच में कोई गैप या ब्लैक कलर की लाइन, मतलब कोई मिसिंग कलर नहीं होता, ठीक है। अब इसको बोलता है कि हाँ, इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वाई, क्यों बोलते हैं भैया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम? बिकॉज डिफरेंट कलर्स आर सीन एज डिफरेंट बैंड्स इन द स्पेक्ट्रम। ऐसा है क्या? बैंड्स तो नहीं आ रहे ना उसमें। द कलर्स कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब एनर्जी टू फॉर्म स्पेक्ट्रम। कलर्स कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब, कलर्स क्यों एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी यार? कलर इज अ, मतलब कलर थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्या हो रहा है वहां पे? व्हाइट लाइट जो है वो क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है ना अपनी सारी की सारी कॉम्पोनेंट वेवलेंथ्स में, ठीक है। द वायलेट कलर मर्जेस इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन, ग्रीन टू येलो एंड सो ऑन। वायलेट ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन, ग्रीन टू येलो एंड सो ऑन। हाँ, तो मर्ज कर जाते हैं, इसलिए आपको कॉन्टिन्यूस दिखता है, बीच में कोई गैप नहीं दिखता। तो कॉन्टिन्यूस बोलने का रीजन ये है कि भैया कॉन्टिन्यूटी थी, उसमें कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं थी, ठीक है। देन ये तो क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, ठीक है। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं हम? जेड माइनस एस, एस होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज आपने वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप पढ़ते भी हो, आगे हम रिवाइज भी करेंगे इसको। तो जेड इफेक्टिव, जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज shielding of the outermost shell electrons from the nucleus by the innermost shell electrons। शील्डिंग आउटरमोस्ट की होती है इनर से, ये तो बात सही है, बट जेड इफेक्टिव डिफाइन करने का ये कोई तरीका तो नहीं है ना, वो तो जेड माइनस समथिंग है ना। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। हाँ, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, यस। क्योंकि जो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। जो थर्ड शेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं फील होगा न्यूक्लियस का जितना पहले वाले को होगा, या जितना सेकंड शेल वाले को होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे दो और रोज बैठी हैं। जैसे आप किसी, मान लीजिए, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके आगे एक रो है, फर्स्ट है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। फर्स्ट रो वाले को सबसे लाउड सुनेगा, है ना,
गाना सबसे लाउड सुनेगा। सेकंड रो वाले को थोड़ा कम, थर्ड वाले को थोड़ा सा उसका और कम, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया और आगे जो 2 रोज में लोग बैठे हैं वो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं थोड़ा सा उसको, राइट? ठीक है, शील्ड कर रहे हैं ना। तो नेट पॉजिटिव चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज इट्स जेड इफेक्टिव। उसका फॉर्मूला ये है ना। तो इफेक्टिव का मतलब है कि ये नहीं कि वहां से कितनी आवाज चल रही है, वहां तो स्पीकर बहुत जोर से बज रहा है, पर क्योंकि तुम बहुत दूर हो तो तुम्हें उतने जोर की सुनाई नहीं दे रही है। तो तुम जितना जोर से सुन पा रहे हो वो तुम्हारा होगा ना कि इफेक्टिव लाउडनेस कितना है। तो वो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज इट्स जेड इफेक्टिव। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन, द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द न्यूक्लियस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। एक्सपीरियंस बाय द न्यूक्लियस, ऐसे तो नहीं हम डिफाइन करते जेड इफेक्टिव, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी अट्रैक्शन मिल रही है उस पर डिफाइन करते हैं ना। देन स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज की न्यूक्लियस के ऊपर स्क्रीनिंग, क्या बकवास, मतलब तो बिल्कुल बकवास चीज लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, देखो द नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, यहाँ रेडियल नोड का डायरेक्टली फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन और एंगुलर नोड है l, तो ये तो सिंपल ही कर लो। फॉर d, तो d ऑर्बिटल के लिए कितना आ जाएगा? फॉर d ऑर्बिटल इट विल बी n माइनस 2 माइनस 1 मतलब n माइनस 3, ठीक है, ये आ गया रेडियल और 2 आ गया आपका एंगुलर, ठीक है। तो n माइनस 3 तो नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो गया, मतलब n माइनस 2 नहीं होगा, n माइनस 3 एंड 2 एंगुलर नोड n माइनस एल माइनस 1 नहीं। टोटल नोड्स आपके n माइनस 1 होते हैं, टोटल नोड आपके n माइनस 1 होते हैं, ठीक है। हाँ, तो डी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल। 11th क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर इज x पाइकोमीटर देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड का कितना रहेगा यार? रेडियस ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वेयर a नॉट, ठीक है, और ये a नॉट आपका बोहर रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू 9a नॉट, जो a नॉट की जगह यहाँ पर x दिया गया है, तो 9x, ठीक है, सिंपल। 12, Millikan's oil drop method is used to find the charge of electron. 13th, the correct set of quantum number for the outermost electron of rubidium. बेटा रुबीडियम किसका है? देखो 36 पे तुम्हारी नोबल गैस आती है, तो रुबीडियम 37वां है, मतलब वो अल्कली है। तो ये क्योंकि अल्कली है तो अल्कली का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है S1, NS1, और S का मतलब क्या हो जाएगा? S का मतलब है कि L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू भी 0, तो ये ऑप्शन भी आउट, ये वाला ऑप्शन भी आउट, ये वाला ऑप्शन भी आउट, सिर्फ ये ऑप्शन, क्योंकि 5th पीरियड में है वो, तो रुबीडियम आपका 5th पीरियड में होता है ना। हाइड्रोजन पहले में आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन के लिए आपका n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 6 है। तो जो आपका पीरियड नंबर होता है वही आपका प्रिंसिपल शेल नंबर होता है S और P के लिए, मतलब 5th पीरियड में 5S और 5P होते हैं। D एक कम होता है, D आपका फिर एक कम हो जाएगा, तो 5th पीरियड में D हो जाएगा 4D और F हो जाएगा 3F। चलिए, ये क्वेश्चन था 13th। Next is 14th question. In any subshell, the maximum number of electrons having same value of spin quantum number. In any subshell की बात कर ले, चलिए कोई भी सबशेल ले लेते हैं, जैसे P सबशेल लेते हैं, P में 3 डब्बे हैं, राइट। The maximum number of electrons, और P के लिए L is equal to 1 होता है, maximum number of electrons having same value of spin, तो यार जितने डब्बे होते हैं उतने सेम स्पिन होंगे ना, 3 डब्बे हैं, तो सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, 1 सेकेंड, सो है ना। तो P में 3 डब्बे होंगे, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर कितने आएंगे? 3 ही आएंगे इसमें, ठीक है। और डी में 5 डब्बे हैं, तो हर एक में प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, सेम स्पिन वाले हैं, तो L इज इक्वल टू 1 में 3 है, 3 कैसे निकलेगा आपका? 2L प्लस 1,
ठीक है। अब डी की बात करें, डी में 5 डब्बे होते हैं, तो L इज इक्वल टू 2 होता है, तो उसमें 2L प्लस 1 कर लो तो 5 निकलेगा, है ना, तो 5 आ जाएगा, तो 2L प्लस 1। हाँ लग रहा है कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। An ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. The ion is, भाई देखो मास नंबर आपको बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे 56 इन सब का 56 ही है, चारों जो ऑप्शन आपको दी गई इनमें 56 ही है। ओके, तो क्या करेंगे आप, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव सारे 3 पॉजिटिव हैं, ठीक है, 30% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। अरे यार ये तो सिंपल नहीं हो गया। ये जो आपका Z है, ये आपका 28 क्या है, ये आपका Z है। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, तो योर Z इज इक्वल टू एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये मत बोल देना सर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, वो न्यूट्रल में होता है। न्यूट्रल स्पीशीज में Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है, न्यूट्रल एटम बोल दीजिए। अगर ऑलरेडी 3 पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका Z तो 28 है, पर इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी 28 नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ 25 है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 27 में से 3 निकाल दो, ठीक है, यहाँ पर 24 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21 है। तो इसने स्पेसिफिकली 30% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा अब क्या करना है, ये आपका 25, 24, 23, 21 है, इनमें 30% ऐड करते चलो, जो आपका 56 तो नहीं, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 56 एटॉमिक नंबर है, Z आपका प्रोटॉन्स है, तो 56 माइनस 28, एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए, यहाँ पर तो 28 आ गए, और यहाँ आपके न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, यहाँ पर आपके 29 आ गए, यहाँ आपके न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 30 आ गए, यहाँ आपके न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 32 आ गए, राइट। तो न्यूट्रॉन सिर्फ 30% ज़्यादा होने चाहिए इलेक्ट्रॉन से। अब देख लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 23 में 30 से निकाल लो, 30.4% है ना, 23 का, हाँ रफली बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 का 30% आपका 7.5 हो जाएगा, तो वो 28 नहीं बनेगा ना, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट वन, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 16, ठीक है। The energy of hydrogen atom in the ground state is minus 13.6 electron volt. Hence energy in the second excited state. Second excited state का मतलब होता है n is equal to 3, आपको गिनाया हुआ है, minus 1.51. The total spin resulting from a D7 configuration is D7. Okay. D ऑर्बिटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल स्पिन में क्या हो जाएगा, देखो ये आपस 0 हो गए, ये आपस में 0 हो गए, सिर्फ ये 3 बचे, ठीक है। तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2, ओके। तो प्लस या माइनस 3/2 दोनों हो सकते हैं। अब ये तीनों क्योंकि अपवर्ड हो या तीनों डाउनवर्ड हो, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लाइड्स क्या होते हैं भैया, nuclides have same number of protons, same specific have specific atomic number, नहीं have क्या, have कुछ और ना, have अच्छा सिर्फ specific atomic numbers, okay, specific atomic and mass number। nuclides देखो, nuclides का atomic number और mass number दोनों ही
फिक्स होगा, ठीक है। सिर्फ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर हो नहीं, मास नंबर भी सेम होना चाहिए। अगर मास नंबर आपका वेरी कर गया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर गए, फिर तो उनको आइसोटोप बोल देंगे ना फिर तो, है ना। तो न्यूक्लाइड नहीं हो ना वो, न्यूक्लाइड फिक्स है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर दोनों फिक्स है। देन 19th क्वेश्चन, O18 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन विल हैव, देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर मास नंबर 18 बोल रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है ना कितना होता है, 8, ठीक है। तो नॉर्मल एटॉमिक नंबर उसका आपका ऑक्सीजन का 8 है। चलिए, तो यहाँ पर आपका इसका जो आइसोटोप होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे 16, राइट। तो विल हैव 18 प्रोटॉन्स, नहीं यार 18 प्रोटॉन्स कहाँ से आ जाएंगे, 9 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन्स। देखिए जो इसका आइसोटोप है, अच्छा इसी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन आपके पास 18 हैं, तो आपके न्यूट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन आपके पास 8 हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन आपके पास 10 हो गए, है ना। तो 8 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट दैट द एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो वॉज प्रपोज बाय, थोड़ा याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। स्मॉल होल नंबर रेशियो एवोगाड्रो ने किया था, बर्जीलियस ने किया था, येलेसैक ने किया था, वो तो कंबाइनिंग वॉल्यूम्स वाला था, और या डाल्टन ने किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहला आपको स्लाइड पढ़ाई थी है, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था कि जब भी कंपाउंड बनते हैं एटम्स आपके सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, और कोई भी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है। चलिए, तो 20 क्वेश्चन हो गए, काम करते हैं बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। आई विल गेट समथिंग फॉर माय थ्रोट एज वेल, ओके। तो अभी ये डीपीपी कंप्लीट करने के बाद फिर हम करेंगे पीरियोडिसिटी स्टार्ट, तो नेक्स्ट चैप्टर आपको जो स्टार्ट करना दैट इज पीरियोडिसिटी, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।